मैं राम शरण, प्रवक्ता डाइट, फिरोजाबाद। आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत अध्याय 5 ये आपका अंतिम अध्याय है और इस अध्याय का नाम है संस्कृत के शब्द भंडार में वृद्धि करने हेतु कठिन शब्दों को चुनना, संकलन करना और वाक्य में प्रयोग करना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शब्द क्या है। अब यहाँ पर देखिए कि शब्द क्या है। अब यहाँ पर एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक शब्द कहलाती है। एक से अधिक अगर वर्ण मिल रहे हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा, ये शब्द कहलाएंगे। जैसे हम लिखते हैं एक से अधिक वर्ण में लेते हैं हम राम, तो र में और म, र में आ की मात्रा लगी हुई है और म क्या है, र में भी वर्ण है और म भी वर्ण है, तो यहाँ बनता है राम शब्द। अब शब्द और शब्द जोड़कर बनते हैं वाक्य, शब्द और शब्द जोड़कर बनते हैं वाक्य। जैसे राम बाजार जाता है, यहाँ पर राम एक शब्द है, बाजार दूसरा शब्द है, जाना या जाता है तीसरा शब्द है। हम तीनों शब्दों को जोड़ते हैं तो बनता है राम बाजार जाता है, यह वाक्य बनता है। अब संस्कृत के शब्द भंडार में वृद्धि करना है तो इसके लिए हमें संस्कृत में सबसे पहले तो सार्थक और निरर्थक शब्द क्या होते हैं इनको भी देखना पड़ेगा। सार्थक और निरर्थक, अब हम सार्थक बात करते हैं, जिन शब्दों के कोई अर्थ निकलता है, जिन शब्द का या जिस शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता है वो क्या होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं। और जिन शब्दों को अर्थ न निकले उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक और निरर्थक के लिए हम ये कह सकते हैं कि अपने व्यवहारिक जीवन में हम सार्थक और निरर्थक का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। सार्थक और निरर्थक का ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर यह देखते हैं कि जैसे हम लोटा और वोटा, पानी और वानी, तो यह क्या, लोटा शब्द क्या है यहाँ पर आपका सार्थक है, अब वोटा क्या है यहाँ पर निरर्थक है। पानी और वानी, पानी यहाँ क्या है सार्थक, वानी क्या है यहाँ पर निरर्थक। मार वार, मार शब्द क्या है किसी को मारना, वार क्या है या निरर्थक है। तो यहाँ पर सार्थक और निरर्थक, सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका निश्चित अर्थ होता है, जिनका अर्थ निकलता है। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनसे अर्थ न निकले। जैसे पुस्तक वस्तक लेते आना, सब्जी वब्जी लेते आना, तो क्या होता है, सब्जी तो सार्थक है, वब्जी क्या है यहाँ पर निरर्थक शब्द है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि संस्कृत भाषा की बात कर रहे हैं कि शब्द भंडार में वृद्धि करना है तो सार्थक और निरर्थक से वृद्धि करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे विकारी और अविकारी। अब संस्कृत भाषा की बात है तो विकारी और अविकारी आएगा। पिछली कक्षाओं में, पिछली वीडियो में भी आप अविकारी और विकारी पर चर्चा कर चुके हैं, फिर भी हम विकारी और अविकारी पर एक बार पुनः चर्चा करते हैं कि विकारी क्या होते हैं और अविकारी क्या होता है। विकार मतलब क्या होता है, बदलाव। अविकार मतलब क्या होता है, जिससे बदलाव न हो। विकारी शब्द संस्कृत भाषा में वे प्रयोग होते हैं, वे शब्द होते हैं जिनका कि लिंग वचन कारक पर प्रभाव पड़ता है। विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनके ऊपर लिंग वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम देख रहे हैं कि लड़का दौड़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है, तो मैंने बात किया कि लिंग वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। लड़का यहाँ पर क्या है, एक वचन है, एक लड़का है तो यहाँ पर दौड़ रहा है। अगर यहाँ पर कह देंगे बहुत से लड़के हो जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लड़के दौड़ रहे हैं, लड़के दौड़ रहे हैं। तो बहुत लड़के हो गए तो क्या हो गया, लड़का से यहाँ क्या हो गया, लड़की लड़के बन गया। तो क्या हुआ, जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग वचन और कारक के अनुसार अपना रूप बदल लेते, तो यहाँ रूप बदल रहा है, लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं। अब विकारी शब्द आपके चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। आप परिचित हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के बदले जो प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम होता है। विशेषण जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। और क्रिया, अब क्रिया की बात करते हैं यहाँ पर,
तो क्रिया क्या है यहाँ पर, जिस किसी से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए वो क्या होती है, क्रिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा को अगर समृद्ध करना है शब्द भंडार को, तो हमें सबसे पहले शब्द क्या है, उसके बाद सार्थक और निरर्थक क्या है, उसके बाद विकारी और अविकारी क्या है। विकारी में जो शब्द होते हैं उनमें लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है और उनमें परिवर्तन होता है। विकारी शब्द आपके 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। उसके बाद अविकारी पाते हैं, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिन शब्दों में लिंग वचन कारण के कारक कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द यहाँ भी दे सकते हैं, ये क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। अविकारी शब्द क्या कहलाते हैं, अव्यय। न व्ययम इति अव्यय, जिनका व्यय न हो वो क्या कहते हैं, अव्यय होते हैं। अब जैसे एक हम अव्यय लेते हैं जो हम ज़्यादा हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, और का। और के लिए क्या कहते हैं, जैसे राम और सीता गए, राम और सीता गए। या कैसे छात्र और छात्राएं गईं, छात्र और छात्राएं पुस्तक को पढ़ें। तो यहाँ क्या होता है, ये और जो अव्यय है यह एक वचन या बहुवचन या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं हो रहा है। यह मात्र क्या कर रहा है, बस अपने स्थान पर अपने रूप में ही स्थित है। इसीलिए क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द में क्या होता है, इनमें लिंग वचन और कारक का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता है। जैसे मैंने अभी और को बता दिया। एक और शब्द लेते हैं, एवं। जैसे सीता एवं गीता विद्यालय में पढ़ने जाएंगी, सीता एवं गीता विद्यालय में पढ़ने जाएंगी। अब ये क्या होता है, लिंग का। अब हम दूसरा देखते हैं, राम एवं श्याम खेल के मैदान में खेलने जाएंगे। तो यहाँ क्या होता है, ये एवं और किंतु परंतु लेकिन या इनसे क्या होता है, इनमें लिंग का प्रभाव, वचन का प्रभाव, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह अपने स्थान पर डटे रहते हैं या इनका परिवर्तन होता ही नहीं है। ये क्या होते हैं, अविकारी शब्द। हमने अब शुरू से देख लेते हैं कि किस किस बिंदु पर चर्चा की अभी तक। सार्थक और निरर्थक शब्द क्या होते हैं, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनता है। संस्कृत भाषा में तो विकारी और अविकारी की बात करते हैं। विकारी में 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया होते हैं। और अविकारी क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अब हम चूंकि आज हमारा जो बिंदु है वो संस्कृत के शब्द भंडार में वृद्धि करना है। संस्कृत के शब्द भंडार में वृद्धि करने के हेतु हमें अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षण सामग्री को विद्यालयों में जाकर और स्वयं अपने लिए भी जो मूल विषय हैं उनको, जो मूल पाठ हैं, जो गंभीर पाठ हैं, उनको किस प्रकार पढ़ना चाहिए, इसके लिए कुछ सोपान बताए गए हैं। प्रस्तावना, वाचन, काठिन्य निवारण और पाठगत विश्लेषण करना। इन चीज़ों को अगर हम किसी भी पाठ में, किसी भी कविता में, किसी भी निबंध में अपना रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं और बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं इस माध्यम से, या इन सोपानों का प्रयोग करके, तो निश्चित तौर पर उस बच्चे में संस्कृत भाषा के सद्भंडार, या कह सकते हैं कि संस्कृत नहीं, उसे हिंदी भी, अंग्रेजी भी, किसी भी भाषा के सद्भंडार में वृद्धि होगी। और यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि जो अभी तक लर्निंग आउटकम बताया जाता है कि कक्षा 2 के बच्चे को इतने शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, कक्षा 3 के बच्चे को इतने शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, कक्षा 4 के बच्चों को इतने शब्द 10 मिनट में या 5 मिनट में पढ़ लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। तो इन सब लर्निंग आउटकम का विकास निश्चित तौर पर जो बताए गए हैं कि गहन पाठों का अध्ययन किस प्रकार करें, उसमें प्रस्तावना, वाचन एवं काठिन्य निवारण और पाठगत विश्लेषण का महत्वपूर्ण योगदान है। जिससे कि बच्चे में, हम आप करें या ना करें, बच्चे में ऑटोमेटिक विकास लर्निंग आउटकम का होता रहता है और होता जाएगा। हमें क्या करना है, उस पॉइंट को, उस बिंदु को बताना है, बच्चों को बताना है कि आपके अंदर ये विकास हो रहा है। या आप मूल्यांकन स्वयं भी कर सकते हैं कि किस प्रकार से विकास हो रहा है लर्निंग आउटकम का। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो गंभीर पाठ है उनको, पाठों का अध्ययन करेंगे कैसे हम। सबसे पहले प्रस्तावना। हम किसी भी पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं तो वहाँ पर हम प्रस्तावना जरूर देख लें, जिससे कि हमें यह ज्ञात हो जाए कि वो फला पाठ, फला बिंदु किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चों में रुचि पैदा होगी और बच्चे उसमें रुचि लेकर पढ़ेंगे। उसके बाद है वाचन। हमारा वाचन हम सभी जानते हैं,
वाचन क्या है, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन अध्यापक करता है और अध्यापक जो आदर्श वाचन करता है उसका अनुकरण बच्चे खुद करते हैं। अब यहाँ पर यह बात देख लीजिए कि अनुकरण वाचन का महत्व क्यों है। बच्चों में क्या होता है, संयुक्त स्वर का ज्ञान हो जाएगा, स्वरों का उच्चारण की क्षमता उनमें विकसित हो जाएगी। ये क्या, ये सब लर्निंग आउटकम के अंतर्गत जा रहे हैं। लर्निंग आउटकम के अंतर्गत बच्चों की न्यूनतम अधिगम स्तर का विकास हो रहा है, कुछ शब्दों का उन्हें ज्ञान हो जाएगा। वाचन हम जब करा रहे होते हैं तो बच्चे शुद्ध शुद्ध बोलना, वर्णों का उच्चारण करना सीख जाते हैं। आदर्श वाचन के कुछ अच्छे छात्रों द्वारा अनुकरण कराया जा सकता है। आदर्श वाचन कुछ अच्छे छात्रों द्वारा कराया जा सकता है और बच्चे और करेंगे। उसके बाद आता है काठिन्य निवारण। जो पाठ में, जो अध्याय में, कविता में, कहानी में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उनका हम निवारण करते चलें। इससे क्या होगा, बच्चे में न्यूनतम अधिगम स्तर बना रहेगा, चाहे वो कक्षा 1 का हो विद्यार्थी या 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, या कह सकते हैं अन्य अगली कक्षाओं का हो। उसमें न्यूनतम अधिगम स्तर जो मानक निर्धारित किए गए हैं कि कक्षा 2 के बच्चे को इतने शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, स्वरों का ज्ञान होना चाहिए, ये सब ज्ञान क्या होती है उसमें होता रहेगा। लेकिन जब हम कब चीज़ होंगे, जब हम इन चीज़ों को अपनाएंगे, प्रस्तावना पहले रखेंगे, किसी पाठ को पढ़ाने से पहले वाचन करेंगे, अनुकरण वाचन करेंगे, आदर्श वाचन करेंगे, काठिन्य निवारण करेंगे। अब काठिन्य निवारण के अंतर्गत अगर बच्चे को नहीं समझ आ रहा है तो हम क्लास में जो चीज़ें रखी हुई हैं उनसे भी बच्चों का काठिन्य निवारण करा